इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेस्ट 6 सेक्शन बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कहने का मतलब है कि बीपीएससी पीटी की तैयारी में हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग करीब 46 क्वेश्चंस 46 क्वेश्चन देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। और इस टॉपिक में जितना भी क्वेश्चन बीपीएससी के स्तर पे बनना चाहिए वो सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप देखिएगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है पिछले 3 साल का, कि आपका सारा क्वेश्चन जो है आपके ये टेस्ट बैंक सीरीज से ही आएगा। बहुत क्रमबद्ध तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन जो है हमारे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता चला जाएगा और 46वां क्वेश्चन तक 46 क्वेश्चन तक हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत क्लियर हो जाएगा। माने कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, जिस तरह से क्लास में आप लोग एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और ये बेसिक क्लियर करते करते हम लोग को 2 साल लगता है, और वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक पे अच्छे अच्छे किताबों का सहारा लेंगे तो कम से कम फाउंडेशन क्लास में 4 से 5 दिन लगेगा। उसी 4 से 5 दिन को हम लोग 46 क्वेश्चन के अंतर्गत डिस्कस करके आपको इस तरह से मजबूत कर दिया जाएगा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे कोई भी क्वेश्चन आए बीपीएससी स्तर तक आप उसको आराम से बना सकते हैं। तो चलिए वाइस प्रेसिडेंट का हम लोग ये डिस्कशन चालू करते हैं। और चालू करने से पहले जरा हम लोग इसके इलेक्शन पे बात करते हैं। सबसे टेढ़ा, सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उपराष्ट्रपति का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। और इसको हम लोग उदाहरण से चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से हम लोग जो है अपने टॉपिक को समझेंगे। 2017 में there was a vice president elections were the last election for the position of vice president was held in 2017 and there were 2 important contestants, 2 महत्वपूर्ण कैंडिडेट थे। एक थे आपके एनडीए के तरफ से वेंकटैया नायडू और यूपीए के तरफ से गोपाल कृष्ण गांधी। तो 2 मेजर कॉन्टेस्टेंट थे, 2 महत्वपूर्ण उम्मीदवार थे जिनके बीच में इलेक्शन का जो है कंपटीशन सबसे ज़्यादा था। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को हम लोग इस उदाहरण से समझते हैं कि 2017 में हुआ क्या। पहले ये जो भी उपराष्ट्रपति के पद पे उस पद के लिए चुनाव में खड़े होते हैं, सबसे पहले इनको नॉमिनेशन भरना पड़ता है और नॉमिनेशन के साथ 15,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट, 15,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट इनको आरबीआई में जमा करना पड़ता है। तो पहला प्रोसेस होता है कि आप फॉर्म भरिए, यानी नॉमिनेशन भरिए अपने कैंडिडेचर का, अपने उम्मीदवारी का, और उसके लिए पहले आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 का भरना होता है। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि जब नॉमिनेशन आप भरते हैं, नॉमिनेशन जब आप भरते हैं तब आपको ऐसी स्थिति में 20 एमपी चाहिए, 20 सांसद चाहिए। ये 20 सांसद आपको चाहिए, जिसको कि हम लोग प्रोपोजर कहते हैं, हिंदी में इसको प्रस्तावक कहते हैं, हिंदी में इसको हम लोग प्रस्तावक कहते हैं। यानी 20 एमपी आपको ऐसा प्रोपोजर चाहिए, इंग्लिश में प्रोपोजर और हिंदी में प्रस्तावक कहते हैं। और 20 एमपी आपको सेकेंडर चाहिए, 20 एमपी आपको सेकेंडर चाहिए, जिसको कि हिंदी में हम लोग अनुमोदक कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग अनुमोदक कहते हैं। अनुमोदक यानी
उपराष्ट्रपति के पद पे यदि आप उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है तो उनको नॉमिनेशन पेपर्स फिल करना होता है, 15,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट आरबीआई में जमा करना पड़ता है और उस नॉमिनेशन में बतौर 20 एमपी प्रस्तावक होते हैं और 20 एमपी सेकेंडर होते हैं। If one is contesting an election for the post of Vice President of India, then he has to file a nomination paper. And this nomination paper should be accompanied by a security deposit of 15,000 rupees. Plus, what are the other conditions? That candidate requires 20 MP as proposer, 20 MP as proposer plus 20 MP as seconder. तो ये जो है अनिवार्य प्रक्रिया है, किसी भी उम्मीदवार को या जो भी उम्मीदवार को ये प्रोसेस में चलना ही होगा। उसके बाद हम लोग प्रोसेस करते हैं कि कैसे वोटिंग होता है, वाइस प्रेसिडेंट का वोटिंग कैसे होता है। तो अब देखिए, लोकसभा में याद रखिएगा, हम लोग उदाहरण ले रहे हैं 2017 का। लोकसभा में आपके 543 सीट्स हैं प्लस 2 सीट नॉमिनेटेड होते हैं, नामित होते हैं। ये प्रक्रिया में अब बदलाव हो गया है क्योंकि 2017 के इलेक्शन में याद रखिएगा, 2017 के इलेक्शन में 2 MPs were nominated from the Anglo-Indian community, लेकिन अब ये प्रोसेस खत्म कर दिया गया है, राइट। तो लोकसभा से अब सिर्फ 543 MP ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, अब जब भी इलेक्शन होगा तो 545 MP कॉन्टेस्ट 545 MP पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि 2 MP जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से थे, आंग्ल भारतीय कम्युनिटी से, समुदाय से, जिनको नामित किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, ये प्रक्रिया को, प्रोसेस को हटा दिया गया है। मीन्स अब आपके पास सिर्फ 543 कैंडिडेट्स ही बच गए हैं। तो लोकसभा के 543 और अब जो देखिए, ये 2 जो नीचे देख रहे हैं ये नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स है। 2017 में ये लोग थे, लेकिन अब जो इलेक्शन होगा इसमें ये लोग नहीं रहेंगे, इसको गांठ बांध लीजिए। और राज्यसभा के 233 कैंडिडेट्स प्लस 12 कैंडिडेट, 12 कैंडिडेट जो कि नॉमिनेटेड हैं, जो कि नामित होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन भाग ले सकता है या क्या इलेक्टोरल कॉलेज होता है, कौन कौन लोग वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसके पास वोटिंग राइट्स होता है। तो लोकसभा के एमपी प्लस राज्यसभा के एमपी, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, मींस नामित या इलेक्टेड, नॉमिनेटेड या चयन किए गए एमपी, सारे एमपी लोकसभा और राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। चूंकि अब ये 2 का प्रोविजन नहीं है, प्रावधान नहीं है लोकसभा में, तो अब आपके इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ 543 कैंडिडेट्स एमपी पार्टिसिपेट करेंगे और राज्यसभा के 233 प्लस 12 कैंडिडेट आपके पार्टिसिपेट करेंगे। आई होप ये प्रोसेस आप लोग को समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कि टोटल यदि हम लोग 2017 का हम लोग प्रोसेस देख रहे हैं कि 2017 में क्या था, तो 2017 में आपके जो हैं 545 प्लस 233 और 12 नॉमिनेटेड राज्यसभा के कैंडिडेट थे और हर एक कैंडिडेट, हर एक जो
पार्टिसिपेट करते हैं, हर एक एमपी का जो वोट का वैल्यू है होता है वो होता है 1। हर एक एमपी का वोट का वैल्यू होता है 1, याद रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 2017 में 2017 में जो इलेक्शन हुआ था उस समय 790 एमपी थे और सबका एमपी का वोट का वैल्यू 1 था, 1, और सबका वोट का वैल्यू 1 होता ही है। यानी यदि किसी भी उम्मीदवार को जीतना है तो 792 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 ये वोट सिक्योर करना है, ये मैजिक नंबर सिक्योर करना है। 790 बाई 2 प्लस 1। अब 790 में से अब जो इलेक्शन होगा वाइस प्रेसिडेंट में, चूंकि 2 लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स हट गए हैं, तो अब ये मैजिक नंबर हो गया 788 बाई 2, यानी कि आपको मैजिक नंबर लाना है। अब आपको मैजिक नंबर लाना है 394, यानी 50% प्लस 1। अब जो लेके आएंगे मैजिक नंबर, अब इलेक्शन में 395 जिसको वोट आएगा वही जीतेंगे। आई होप ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से, बहुत तरीके के माध्यम से जुड़ के हमसे आप इस पे सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश मेरी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सरल बना दिया जाए। चलिए अब इलेक्शन में चलते हैं। अब जो है एक एमपी आ गए, ये भाई साहब एक एमपी यहाँ पे आ गए अपना वोट देने, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 4 उम्मीदवार हैं, दिए 4 उम्मीदवार हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। ठीक है, अब देखिए इनको, ये एमपी साहब जो हैं अब वोट देंगे ये चारों उम्मीदवार को। ठीक है, अब वोट कैसे देंगे? इनको जो है क्या करना है कि 4 उम्मीदवार हैं, इनका मान लीजिए सी बहुत फेवरेट है, तो इनका रैंकिंग, इनका प्रेफरेंस कर दिए 1 कि हम तो चाहेंगे भैया सबसे पहले ये सी कैंडिडेट बने। सी कैंडिडेट नहीं बनता है तो चलो हम डी कैंडिडेट को बना देते हैं, तो इसका प्रेफरेंस दे दिए 2। डी भी नहीं बना, सी भी नहीं बना, डी भी नहीं बना, तो इसका प्रेफरेंस हम दे दिए 3। तो अंकों में न्यूमेरिकल्स में आपको जो है हर एक कैंडिडेट के सामने अपना प्रेफरेंस देना पड़ेगा, अपना आपको देना पड़ेगा कि सबसे पहले आप किसको वाइस प्रेसिडेंट बनना देखना चाहते हैं, और किसी कारणवश से आपका फेवरेट कैंडिडेट जो एक कैंडिडेट है नहीं बनता है वाइस प्रेसिडेंट, तो आप किसको बनाएंगे। तो जब इलेक्शन चालू होता है और इलेक्शन में आपके 4 कैंडिडेट हैं ए बी सी डी, आप एक एमपी हैं जो आपके वोट का वैल्यू 1 है, तो आप जो करते हैं सबको अंक देते हैं। ये मेरा प्रेफरेंस है 1 2 3 4, और हर एक एमपी का वोट होता है 1, यानी 790। यदि उस समय की बात करें 2017 के इलेक्शन की बात करें तो 790 बाई 2 प्लस 1 प्लस 2 इसलिए कि 50%, और ये मेजॉरिटी लाना है। तो जिसको वोट 396 आ गया, जिसको वोट 396 आ गया वो भारत का उपराष्ट्रपति बन गया। यही प्रोसेस होता है। अब देखिए इसमें कैच कहां है, कहां प्रॉब्लम है, तो आपको 396 लेके आना है। 396 वोट आ गया तो आप कहलाए विजेता। अब भैया इलेक्शन संपन्न हो गया। अब इलेक्शन संपन्न हो गया तो 790 वोट का काउंटिंग हुआ, तो देखा गया कि भाई एक कैंडिडेट को 290 वोट मिला, पहला कैंडिडेट है इसको मिला वोट 290, दूसरा कैंडिडेट को 150, तीसरा कैंडिडेट को 190 और चौथा कैंडिडेट को 180। मींस ए बी सी डी 4 कैंडिडेट्स। कैंडिडेट नंबर ए गॉट 290 वोट्स, कैंडिडेट नंबर बी गॉट 150 वोट, कैंडिडेट नंबर सी गॉट 190 वोट and candidate number D got 180 vote. No one got
किसी को भी 396 वोट नहीं मिला, यानी इस प्रोसेस में कोई भी उपराष्ट्रपति बन नहीं सकता है। तो ऐसे स्थिति में होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या बोलती है प्रोसेस के लिए। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, देखिए ऐसे स्थिति में है कि इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस है इसमें क्या होगा, कि इलेक्शन कमीशन देखेगी कि सबसे कम किसको है। तो सबसे कम जो वोट था वो था आपका बी को, सबसे कम वोट आपको बी को था 150, ए को था 290, और बी का था 150, फिर सी 190 और डी 180। क्या किया जाएगा, 150 बी को इस रेस से बाहर निकाल दिया जाएगा, और इस रेस में जब बाहर निकाला जाएगा तो इसका वोट को अब देखा जाएगा कि भैया इसमें एक प्रेफरेंस, तो पहला प्रेफरेंस तो बी को ही मिला होगा इसमें, बी के वोट का, लेकिन दूसरे प्रेफरेंस किसको मिला, तो इसका दूसरा प्रेफरेंस को काउंट किया जाएगा। समझिए 396 वोट जो है वो आपको मैजिकल फिगर है, जब तक आप लेके नहीं आएंगे उपराष्ट्रपति कोई बन नहीं पाएगा। और जब वोटिंग हुआ तो देखा गया कि ए कैंडिडेट को 290 आया, ए कैंडिडेट को 290 वोट आया, बी कैंडिडेट को 150 वोट आया, सी कैंडिडेट को 190 आया और डी को 180 आया। तब देखा यह जाएगा कि इसमें सबसे कम किसका है, तो इसमें सबसे कम आपका बी का है वोट, तो बी को हटा दिया जाएगा, बी को अब रेस से बाहर निकाल दिया जाएगा, और बी में एनालिसिस किया जाएगा कि बी में पहला प्रेफरेंस तो बी को मिला ही होगा क्योंकि बी का वोट है, लेकिन इसके बी के वोट में 2-3 प्रेफरेंस दिया जाता है ना, मार्क करना होता है कि पहला प्रेफरेंस ये है। तो कोई भी आदमी यदि बी को माना होगा कि चलो हम पहली बार चाहते हैं कि बी हमारा उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना है, और किसी कारण बी नहीं बन पाता है तो किसको उम्मीदवार देखना पड़ेगा, तो 2 नंबर प्रेफरेंस को जोड़ा जाएगा। तो 2 नंबर प्रेफरेंस जब देखा जाएगा तो बी का वोट का जो आपका सेकंड प्रेफरेंस है उसका कैलकुलेशन, उसका एनालिसिस आपका चालू हो जाएगा। और जब उसका एनालिसिस चालू होगा तब देखिएगा कि हमारे पास अब 3 कैंडिडेट बच गए, ए, सी और डी, है ना। तो सेकंड प्रेफरेंस वोट देखा जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस वोट, तो सेकंड प्रेफरेंस वोट जो है अब काउंट होगा। और सेकंड प्रेफरेंस वोट जब काउंट होता है तो देखा गया कि ए को मिला 290 वोट, ए को मिला 290 वोट शुरू में, और बी का वोट में से सेकंड प्रेफरेंस में से इसको मिला 108, सी को मिला 190 प्लस बी के सेकंड प्रेफरेंस का मिला 22, डी को मिला 180 शुरू में और बी के सेकंड प्रेफरेंस से मिला 10 वोट। तो ऐसे स्थिति में 396 फिगर जो है आपके ए कैटेगरी, ए कैंडिडेट फुलफिल कर लेते हैं और भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में ये घोषित हो जाते हैं। तो ये है आपका चुनाव का प्रक्रिया। और जब उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो आप शपथ लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में। अब जो है कि कौन कौन लोग उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट बन सकते हैं, क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए। तो पहला अर्हता होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो और उसका उम्र जो है कम से कम 35 साल या 35 साल से ज्यादा हो। He should be the conditions and qualifications for any candidate to be the Vice President of India is that first of all he should be a citizen of India. Second, he must have completed the age of 35 years. Then he should have the qualifications required. He should have the eligibility. In fact, eligibility is the correct word.
He should have the eligibility to qualify as a member of the Rajya Sabha, and fourthly, he should not be सिटिंग इन ऑन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। हम लोग लाभ का पद या ऑफिस का प्रॉफिट आगे डिस्कस करेंगे कि शुड नॉट हैव एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या जरूरी है कि आप भारत के नागरिक हो, आपका उम्र कम से कम 35 साल से कम नहीं होना चाहिए, आपकी अर्हताएं होनी चाहिए कि आप राज्यसभा के लिए, आप राज्यसभा के उम्मीदवार के चुनाव, राज्यसभा के सांसद बन सके, और आप कोई भी लाभ के पद पे ना हो। तो ऐसे स्थिति में जो है आप क्वेश्चन नंबर 1, एक कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। इसको याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, हिंदी में इसको कहते हैं वरीयता क्रम। इसका मतलब यह होता है कि मान लीजिए आप लखनऊ में बेस्ड हैं और आपके यहाँ फंक्शन हो रहा है, कॉन्वोकेशन सेरेमनी हो रहा है, आपको डिग्री दिया जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसमें भारत के राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सारे लोग आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी आ रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि आप कैसे कैसे उनको प्रोटोकॉल के तहत बिठाएंगे, रैंक 1 किसको देंगे, रैंक 2 किसको देंगे, रैंक 3 किसको देंगे, सबसे पहले कुर्सी किसका लगेगा, उसके बाद कुर्सी कैसे लगेगा, कैसे लोग बैठेंगे। तो इसी प्रोटोकॉल को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। क्वेश्चन नंबर 1 यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। It is a list in which the functionaries, dignitaries and officials are listed for ceremonial purpose। ये सही है। It has legal standing, नहीं, गलत है, इसका कोई कानूनी पहलू नहीं है। It reflects the Indian presidential line of succession, नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इलेक्शन है ना। And it reflects the co-equal status of separation of powers under the Constitution of India। ये सब सारा कुछ ये गलत है, कोई separation of powers ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रोटोकॉल है जिसमें कैसे कैसे हम लोग जो है लोगों को, भारत के पहले नागरिक को, कैसे भारत के उपराष्ट्रपति को, वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शुड बी सीटेड पर्टिकुलरली व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज देयर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज देयर। तो यही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है ए, 1 ओनली। चलिए हम लोग इसको हिंदी में देखते हैं। भारत गणराज्य की वरीयता क्रम, ये वरीयता क्रम है ना। वरीयता क्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह एक सूची है जिसमें औपचारिक उद्देश्यों के लिए पदाधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों और अधिकारियों को सूचीबद्ध किया जाता है। ये सही है। इसकी कानूनी स्थिति, कोई कानूनी पृष्ठभूमि नहीं है। ये उत्तराधिकार को भारतीय राष्ट्रीय रेखा पर कोई उत्तराधिकार ये सब कुछ भी नहीं दर्शाता है। ये भारत के संविधान के तहत शक्तियों के पृथक्करण की समान स्थिति को दर्शाता है। एकदम ये गलत है। तो सही आंसर सिर्फ आपका ए, केवल 1 है। चलिए इसको थोड़ा सा ना हम लोग डिस्क्रिप्शन में चले जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में चलते हैं कि कैसे और हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो मान लीजिए आपके यहाँ कॉन्वोकेशन सेरेमनी हो रहा है, यूनिवर्सिटी में आप बैठे हैं और यहाँ पे आपके भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आए हैं, तो इनको रैंक 1 मिलेगा। फिर आपके वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू आए हैं, इनको रैंक 2 मिलेगा। वरीयता क्रम में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में रैंक 2 दिया जाता है। फिर रैंक 3 आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। फिर रैंक 4 में उस राज्य के राज्यपाल आ जाएंगे। फिर 5 में भारत की भूतपूर्व राष्ट्रपति, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। फिर रैंक 5A में यदि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो आएंगे। तो इस तरह से जो है सीट जो है बता कि स्पीकर ऑफ लोकसभा कहाँ बैठेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर कहाँ बैठेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ बैठेंगे। तो ये सारा चीज़ें जो भारत रत्न जिनको मिला है वो लोग कहाँ बैठेंगे, तो ये सारा कुछ जो है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। चलिए सेकंड क्वेश्चन, हु स्टैब्लिशेस द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये बनाता कौन है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस? ये बनाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस से बनता है। ये भारत गणराज्य की जो वरीयता क्रम है कौन स्थापित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का ऑफिस यानी सेक्रेटेरिएट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सही ऑप्शन है बी, सही ऑप्शन है बी।
क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। हु मेंटेन्स द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? स्थापित कौन करता है? प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट। लेकिन उसको मैं एक बार जो स्थापित हो गया उसको कौन जो है उसको बनाए रखता है? हु मेंटेन्स द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। तो 3 का सही ऑप्शन है सी। एक एक छोटा छोटा क्रम लेके हम लोग चल रहे हैं ताकि हर एक बात आपके मन में बैठे। 4, हु इज अकॉर्डेड द रैंक 1 इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस? वरीयता क्रम में रैंक 1 किसे दिया गया है? ऑब्वियसली भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो 4 का सही ऑप्शन है ए। 5, हु इज अकॉर्डेड रैंक 2 इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस? वरीयता क्रम में रैंक 2 किसे दिया गया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 5 का सही ऑप्शन है सी। 5 का सही ऑप्शन है सी। हु इज अकॉर्डेड द रैंक 3, यानी तीसरा रैंक जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में या वरीयता क्रम में किसको दिया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है बी। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि गवर्नर है ना? गवर्नर इस तरह का फंक्शन है जिसमें प्रेसिडेंट भी है, वाइस प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है। अब राज्यपाल, गवर्नर भी उस स्टेट के आते हैं, उस स्टेट के, यूपी में है तो यूपी के स्टेट के गवर्नर आते हैं, तो उनको कौन सा रैंक दिया जाएगा? तो उनको रैंक दिया जाएगा 4। उनको रैंक दिया जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रैंक अकॉर्डेड टू द गवर्नर व्हेन ही सी इज इन द स्टेट इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस फॉर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? आंसर इज 4। भारत गणराज्य के लिए वरीयता क्रम में राज्य में होने पर राज्यपाल को क्या रैंक दिया जाता है? 4। क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन मान लीजिए बिहार के राज्यपाल उत्तर प्रदेश गए और वहाँ प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, उपराष्ट्रपति भी हैं और उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी हैं, तो बिहार के गवर्नर को कौन सा रैंक दिया जाएगा? तो व्हाट इज द रैंक अकॉर्डेड टू द गवर्नर व्हेन ही शी इज आउटसाइड द स्टेट इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंट फॉर रिपब्लिक ऑफ इंडिया? तो उनको रैंक दिया जाएगा 8। भारत गणराज्य के लिए वरीयता के आधिकारिक क्रम में राज्यपाल को राज्य से बाहर होने पर क्या रैंक दिया जाता है? तो वो दिया जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रैंक अकॉर्डेड टू द चीफ मिनिस्टर व्हेन ही सी इज इन द स्टेट इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस फॉर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? मुख्यमंत्री जो हैं वो अपने ही राज्य में समारोह में जाती हैं, तो प्रोटोकॉल के तहत जब सारे गणमान्य व्यक्ति भारत के मौजूद हैं तो उनको कौन सा स्थान दिया जाएगा? तो वो स्थान दिया जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है सी 6। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रैंक अकॉर्डेड टू द चीफ मिनिस्टर when he sees outside the state in the official warrant of president for the republic of India? जब मुख्यमंत्री जो हैं बिहार से, मान लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो आंध्र प्रदेश में किसी समारोह में गए और उस समारोह में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी हैं, आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो ऐसे स्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री को, बिहार के चीफ मिनिस्टर को क्या रैंक दिया जाएगा? तो वो रैंक दिया जाएगा 8। यदि मुख्यमंत्री या राज्यपाल अपने राज्य से बाहर हैं इस तरह के फंक्शन में, सेरेमनी में, तो उनको हमेशा याद रखिएगा 8 रैंक दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का है सही आंसर 8। अच्छा, अब देखिए मान लीजिए फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति मौजूद हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, वर्तमान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मौजूद हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश मौजूद हैं और स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये लोकसभा के अध्यक्ष मौजूद हैं। तो सबसे पहला स्थान इन चारों में किसको दिया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 यही है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अकॉर्डेड द प्रेफरेंस इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस फॉर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? तो दिया जाएगा फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यदि ए बी सी डी ऑप्शन है तो इसमें वरीयता क्रम में सबसे ऊपर आएंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति। 11 का है ये सही ऑप्शन ए, 11 का है सही ऑप्शन ए। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, जब फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, भारत के पूर्व राष्ट्रपति बैठे हुए हों, भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बैठे हों, उप प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश बैठे हुए हैं, लोकसभा के अध्यक्ष बैठे हुए थे, ऐसे स्थिति में
जो है पहला स्थान भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। अब मान लीजिए एक समारोह है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, राज्यसभा लोकसभा के विपक्ष के नेता लीडर ऑफ अपोजिशन बैठे हुए हैं। तो सबसे पहला स्थान किसको जाएगा? सबसे पहला स्थान जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर को। पार्लियामेंट के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको पहला स्थान जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाएगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को। उसके बाद जो तीसरे रैंक में लीडर ऑफ अपोजिशन, चाहे राज्यसभा के लोकसभा, वो बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 यही पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अकॉर्डेड द प्रेफरेंस इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स फॉर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया when cabinet ministers are present, former prime minister is present, leader of opposition is present and leader of opposition in the Lok Sabha is present। तो ऐसे स्थिति में हमेशा प्रेफरेंस इज गिवन टू कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। 12 का है ए, इसमें कन्फ्यूजन होता है। निम्नलिखित में से किसे भारत गणराज्य के लिए वरीयता के आधिकारिक क्रम में वरीयता दी गई है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा में विपक्ष के नेता। तो सबसे पहले जो पोजीशन मिलेगा वो ए को मिलेगा, माने कैबिनेट मंत्री, उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री, और तीसरे नंबर पे राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता बैठेंगे। तो 12 का सही आंसर है ए, 12 का सही आंसर है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 46 छोटी छोटी बातें हैं और बहुत उसको तोड़ तोड़ के बनाया गया है। तो वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक पे जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब कवर कर देगा, ध्यान से सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? कहने का मतलब है, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब हुआ कि पीपल हु विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मीन्स नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। याद रखिएगा, 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन हैज बीन डन अवे विद, देयर इज नथिंग नाउ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, सो यू हैव नॉमिनेटेड मेंबर्स ओनली ऑफ राज्यसभा। तो 13 का सही आंसर है ए एंड बी। निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं? यानी वो सदस्य जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। संसद के निर्वाचित सदस्य जो लोग जीत के आए हैं, और दूसरे हैं संसद के मनोनीत सदस्य यानी राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स भाग नहीं लेते हैं। कोई भी नामित सदस्य, जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उस इलेक्टोरल कॉलेज में वो लोग नहीं होते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स नामित सदस्य होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस we can describe the election to the post of vice president of India। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई एक लाइन में डिफाइन करो, परिभाषित करो कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द इलेक्शन इज डन इन सीक्रेट बैलेट। तो 14 का सही ऑप्शन है डी। हम लोग राष्ट्रपति का जब चुनाव करेंगे अगले वीडियो में टेस्ट 7 का जो एक सेक्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे जितना भी क्वेश्चन बनता है वो हम लोग कर लिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि इलेक्शन है, और ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इलेक्शन है। तो दोनों चीज को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में हम भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का वर्णन कर सकते हैं? तो पहला बात तो हम लोग कहेंगे भाई अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है, क्योंकि पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर ही राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं। बिहार का एक फिक्स नंबर ऑफ एमपी हैं लोकसभा में, झारखंड के फिक्स नंबर हैं। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, एकल संक्रमण मत,
एकल संक्रमण मत मतलब कि देखिए प्रेफरेंस होता है ना, यदि आपका पहला प्रेफरेंस नहीं जीत पाया तो आपको दूसरे प्रेफरेंस को दिया जाता है महत्व। तो एकल संक्रमण मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये भी है। और गुप्त मतदान, मतदान गुप्त होता है, कोई ओपन एयर थिएटर में लाइव टेलीकास्ट उसका जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडीशंस फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें हैं। तो पहला है एक ही, इस ऑप्शन में तीनों ऑप्शन में एक ही है, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई एनआरआई नहीं चलेंगे, कोई पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन नहीं चलेंगे, शुद्ध देशी भारत के नागरिक होने चाहिए, दैट्स इट। अब भारत के नागरिक हैं तभी आप इस इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, इसके उम्मीदवार आप बन सकते हैं, अदरवाइज नो। तो 15 का सही ऑप्शन है ए, फिर 15 का सही ऑप्शन है ए। आगे देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं हैं। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। शुरू में भी हम लोग कहते कि वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। यदि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तभी आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में आप खड़े हो सकेंगे। तो 16 का सही आंसर है सी, 16 का सही आंसर है सी। चलते हैं अब 17 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडीशंस फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए निम्नलिखित में कौन सी अर्हताएं हैं। ए, बी और सी तीनों ऑप्शन में एक ही अर्हताएं हैं कि आप राज्यसभा के सदस्य बनने लायक आपके पास एलिजिबिलिटी हो, क्वालिफिकेशन हो, यू शुड बी क्वालिफाइड इनफ फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। लोकसभा के बन पाए ना बन पाए नो प्रॉब्लम, राज्य के विधानसभा स्टेट असेंबली के बन पाए नो प्रॉब्लम, लेकिन राज्यसभा के आप एमपी बनने लायक हो, वो सब एलिजिबिलिटी कंडीशन होना चाहिए। तो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं हैं, उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। 17 का सही ऑप्शन है ए, 17 का सही ऑप्शन है ए, 17 का सही ऑप्शन है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर हम लोग अर्हताएं की बात करें कि उपराष्ट्रपति कैसे कैसे बन पाएंगे। हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे चीजों में ले आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडीशन फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। वो किसी भी लाभ के पद पे कहीं भी वैसा ना बैठा हो जहां से वो प्रभावित कर दे, वहां से पैसा कमा ले या इस तरह का। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर स्टेट गवर्नमेंट। ना भारत सरकार में न स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आपका कोई लेन देन ना हो। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस प्रॉफिट अंडर एनी लोकल अथॉरिटी, चाहे नगर निगम हो, पंचायत हो, कुछ भी हो, और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। तो 18 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं हैं। उन्हें केंद्र सरकार के तहत लाभ के पद पे ना हो, ये सही है। उसे राज्य सरकार के तहत लाभ के पद पे ना हो, ये भी सही है। उसे किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत लाभ के पद पे ना हो, ये भी सही है। तो 18 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 18 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। माने लाभ के पद में कौन कौन सा शामिल नहीं है ना, ये देखना है। मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट या डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर द यूनियन और फॉर एनी स्टेट। यदि आप मिनिस्टर हैं तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद पे नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में या लोकसभा में तो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है तो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। तो आंसर है आपका नॉन ऑफ दीज। 19 का सही आंसर है डी, नन ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन लाभ के पद में शामिल नहीं है। मंत्री, राज्य मंत्री या संघ या किसी राज्य के उप मंत्री कार्यालय, ये लाभ का पद नहीं है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता का कार्यालय, ये भी लाभ का पद नहीं है। उपाध्यक्ष, नीति आयोग का कार्यालय, ये भी लाभ का पद नहीं है। तो सिंपल आंसर है 19 का डी। 19 का सही ऑप्शन है डी, 19 का सही ऑप्शन है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज लीड टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि लाभ के पद की ओर ले जाती है। याद रखिएगा बच्चों, हमेशा याद रखिएगा कि लाभ का पद, जहां किसी पद पे सैलरी की बात हो जाए तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। यदि हाउस रेंट दिया जाए, मकान किराया भत्ता, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। ट्रैवलिंग अलाउंस दिया, यात्रा भत्ता, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। लेकिन जहां सैलरी की बात कर दी जाए कि हमको इतना सैलरी चाहिए, इतना बनेगा, वो लाभ का पद आ जाता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाता है। तो 20 का सही आंसर है ए, सैलरी। 20 का सही आंसर है ए, सैलरी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 21 कॉन्सेप्चुअल है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद क्या क्या हो सकता है। मेंबर ऑफ डेलीगेशन सेंट टू न्यूयॉर्क फॉर ट्रेडिंग राइट्स इन अमेरिका बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा अमेरिका में व्यापार अधिकारों के लिए न्यूयॉर्क भेजे गए प्रतिनिधि मंडल के सदस्य। मान लीजिए कोई एमपी हैं, एमएलए, को भारत सरकार भेजती है न्यूयॉर्क जाओ और अमेरिका और भारत के बीच में जो व्यापार जो है, व्यापार समझौता करो या व्यापार के लिए अधिकार लो या व्यापार का अवसर देखो। तो ये भारत सरकार भेजी है, उसके सदस्य के रूप में ये लाभ का पद नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। मेंबर ऑफ डेलीगेशन ऑफ डॉक्टर सेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव इन अफगानिस्तान, ये कुछ डॉक्टर का समूह है, बड़े बड़े इंडिया के बड़े बड़े प्रैक्टिशनर, डॉक्टर प्रैक्टिशनर हैं, है ना, उनको बोला गया जाइए जरा कोविड का वैक्सीन करके आइए अफगानिस्तान में। दूसरे तुमको पैसा तो मिल नहीं रहा है, तो सरकार की तरफ से जा रहे हैं, तो ये भी लाभ का पद नहीं है ना। डेलीगेशन ऑफ डॉक्टर्स ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रैक्टिस इन अफगानिस्तान, माने कुछ डॉक्टर का समूह है और भारत सरकार बोलती तुम जाओ अफगानिस्तान, जाओ वहाँ प्रैक्टिस करो। तो भाई वहाँ जाके प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लाभ हो गया। तो सी इसका सही आंसर है। डेलीगेशन ऑफ बिजनेसमैन सेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फ्रांस टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया, एक प्रतिनिधि मंडल है व्यापारियों का, उनको बोला गया कि जाइए आप फ्रांस और उनको प्रोत्साहित कीजिए, प्रभावित कीजिए कि भारत में आके निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें। तो भैया प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में गए ना, वो अपने निजी यात्रा पे तो नहीं गए, अपने प्राइवेट पर्पस पे नहीं गए, तो ये लाभ का पद नहीं हो सकता है। तो डी भी गलत है। तो सही आंसर 21 का है सी। 21 का सही आंसर है सी। किसी तरह का कोई डाउट हो आप लोग प्लीज हमसे पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द इलेक्शन ऑफ नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विद इन 60 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट। देखिए जो सही प्रथा है, जो है सही जो प्रोसेस है वो है कि यदि किसी वाइस प्रेसिडेंट का, भारत के उपराष्ट्रपति का जुलाई में उनका टर्म खत्म हो रहा है, तो 60 दिन पहले, जो 60 दिन पहले है, इलेक्शन का प्रोसेस चालू हो जाना चाहिए। तो द इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विद इन 60 days, within 60 days of the expiry of the term of office of the outgoing vice president। ये 22 का सही आंसर है। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अगले राष्ट्रपति का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर होना चाहिए। यही सही प्रैक्टिस है, यही सही प्रचलन है। अदरवाइज इमरजेंसी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांस में 60 दिन के पहले आप राष्ट्रपति के पद की उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लीजिए। 22 का है सही आंसर ए। अब जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? एक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। सब इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। तो पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होता है, और लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल एक बार में, पहला 5 साल में सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, तो अगला 5 साल के बाद जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल। तो सेक्रेटरी जनरल या लोकसभा या राज्यसभा को बाय रोटेशन, है ना, रोटेशन के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। तो 23 का सही आंसर है डी, सेक्रेटरी जनरल ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब उपराष्ट्रपति चुनाव कराने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया जाता है? रोटेशन के द्वारा संसद के किसी भी सदन के महासचिव। तो 23 का सही ऑप्शन डी।
अब ये क्वेश्चन हम लोग शुरू में डिस्कशन में देखे थे स्क्रीन पे कि हाउ मेनी प्रोपोजर्स एंड सेकेंडर्स नॉमिनेट अ पर्सन हु इंटेंड्स टू स्टैंड अप फॉर इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। मतलब वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवारी के लिए आप खड़ा हो रहे हैं तो कितने प्रोपोजर चाहिए, कितने सेकेंडर चाहिए? तो 20 MP चाहिए प्रोपोजर और 20 MP चाहिए सेकेंडर। तो 24 का सही ऑप्शन है ए। हिंदी में देखते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए? तो प्रस्तावक के रूप में कम से कम 20 सांसद और अनुमोदक के रूप में कम से कम 20 सांसद। तो टोटल 40 सांसद की आपको जरूरत पड़ेगी। 24 का सही ऑप्शन है ए। 25 चलते हैं। व्हाट इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट रिक्वायर्ड बाय अ कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट? आप जब उपराष्ट्रपति के चुनाव का नामांकन करेंगे तो प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में सिक्योरिटी डिपॉजिट या जमानत राशि जमा करना पड़ता है। तो वो जमानत राशि कितने का होता है? वो होता है 15,000 का। तो 25 का सही ऑप्शन है ए। 25 का सही ऑप्शन है ए। What should be the form of preferences by the electoral while casting his vote in the ballot paper for the post of Vice President of India? भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए मत पत्र में मतदान करने समय निर्वाचक द्वारा वरीयता का रूप क्या होना चाहिए? कहने का मतलब है कि आप उपराष्ट्रपति का चुनाव है, आप MP हैं, अब आपको अपना वरीयता प्रेफरेंस देना है। तो 1 2 3 देंगे, 1 2 3 4 10 कैंडिडेट तो 10 भी दे सकते हैं, कम से कम 1 देना जरूरी होता है। तो उसको कैसे उसमें लिखेंगे? याद रखिएगा, कभी भी शब्द में नहीं लिख सकते। यू कैन नॉट राइट योर प्रेफरेंस इन वर्ड्स। एक है तो यदि एक है तो या तो अंग्रेजी का एक ऐसे लिखिए, एक ऐसे लिखिए, या हिंदी का एक ऐसे लिखिए, या रोमन एक ऐसे लिखिए, या डॉट डाल के ये रोमन एक कर दीजिए, ये सब चलेगा। कोई भी भाषा में, भारत के कोई भाषा में न्यूमेरिकल दीजिए, लेकिन आप लिखिएगा एक, लिखिएगा 1, तो 1 जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, आप वर्ड्स में नहीं लिख सकते हैं, याद रखिएगा। यदि वर्ड्स में लिख देंगे तो आप जो है इस प्रोसेस से बाहर चल जाएंगे। तो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल सही है, रोमन फॉर्म सही है, किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में न्यूमेरिकल आप लिखेंगे। तो 26 का है डी, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, 1 2 3 जो हम लिखते हैं, अंकों का रोमन रूप, रोमन में जो लिखते हैं, और किसी भी भारतीय भाषा में अंक ही चलेगा, कोई शब्द नहीं चलेगा। 26 का है डी सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 27, हु डिसाइड्स द डिस्प्यूट अराइजिंग इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय कौन करता है? तो उसका निर्णय करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स द डिस्प्यूट अराइजिंग इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट, भारत का उच्चतम न्यायालय, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय करता है। तो 27 का सही ऑप्शन है ए। 28, अब ये आपका विवाद चला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो कितने जज इस विवाद को का समाधान देते हैं या निर्णय देते हैं, जो भी उनको कार्रवाई करना, कितने जज होने चाहिए? तो 5 जज बेंच, मतलब कि उसमें 5 जज होने चाहिए, 5 न्यायाधीशों की पीठ। तो अ पिटीशन चैलेंजिंग द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज हर्ड बाय 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 28 का सही ऑप्शन है ए। उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई किसके द्वारा की जाती है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ। तो 28 का सही ऑप्शन है ए। 29, आप उपराष्ट्रपति बन गए, आपको शपथ लेना है। शपथ आपको कौन दिलवाता है? हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट? उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। 29 का सही ऑप्शन है ए। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशंस लेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस? आप उपराष्ट्रपति बन गए, अब क्या क्या कंडीशन है आप पे? ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट,
आप न लोकसभा न राज्यसभा के मेंबर नहीं हो सकते हैं, यदि हैं तो रिजाइन कर दीजिए। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। आप किसी भी बिहार विधानसभा, यूपी विधानसभा, आंध्र प्रदेश विधानसभा, किसी के भी आप सदस्य नहीं हो सकते, यदि हैं तो रिजाइन कर दीजिए। एंड यू शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो 30 का है डी। उपराष्ट्रपति के कार्यालय के लिए भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें रखी गई हैं? वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, पहला। वो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, दूसरा। उसे लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए, तीसरा। तो 30 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 30 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प, है ना। 30 का सही ऑप्शन है डी, सही विकल्प। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? उपराष्ट्रपति के कार्यालय की अवधि क्या है? 5 साल। आप उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू आर देयर ओनली फॉर 5 ईयर्स। उसके बाद आप जितनी मर्जी, जितनी बार आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो 31 का सही ऑप्शन है 5 ईयर्स, 5 साल। 31 सही ऑप्शन ए, 5 ईयर्स। 32, यदि वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है, त्यागपत्र देना है, तो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेंगे और किसको देंगे? यदि वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो ही विल सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 32, whom does the vice president of India submits his resignation? Vice president of India submits his resignation to the president of India. भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। 32 का सही ऑप्शन है ए। 33, which of the following process are involved in the removal of the vice president from his office? याद रखिएगा बच्चों, इम्पीचमेंट जो शब्द है हिंदी में, जिसको हम लोग महाभियोग कहते हैं, इम्पीचमेंट, ये जो शब्द है महाभियोग, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए लगता है, ये सिर्फ राष्ट्रपति के लिए लगता है। किसी भी और पोजीशन के लिए भारत में ये लागू नहीं होता है। यदि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है, इफ यू हैव टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, क्या होता है कि एक रेजोल्यूशन में क्या होता है, हम लोग आगे बात करेंगे। एक रेजोल्यूशन, एक संकल्प जो है आता है राज्यसभा में, 14 दिन का उपराष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ता है, 14 डेज नोटिस यू हैव टू गिव। संकल्प के बाद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, बहुमत से उसको पारित करना पड़ता है। बहुमत मतलब क्या हुआ कि जो कि राज्यसभा का अधिकतम सदस्य है ना, जो भी स्ट्रेंथ है राज्यसभा का, उसका 50% +1। तो रेजोल्यूशन एक बार राज्यसभा से आ गया, रेजोल्यूशन संकल्प रेजोल्यूशन पास हो गया, फिर वो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पारित होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने में शामिल है? तो राज्यसभा का संकल्प, और राज्यसभा का संकल्प के बाद लोकसभा से वो पारित होना चाहिए। तो सही आंसर है 33 का बी और सी। 33 का बी और सी। चलिए 34, What type of majority is applicable for the removal of vice president from office? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस प्रकार की बहुमत लागू होती है? तो बहुमत लागू होती है, उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत। और पूर्ण बहुमत क्या होता है? राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ +1, है ना, पूरा जो संख्या है +1, वो बोलता है पूर्ण बहुमत। तो पूर्ण बहुमत होगा तभी वो संकल्प पारित होता है उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए। तो 34 का सही ऑप्शन है ए। 34 सही ऑप्शन है ए। 35, कभी कभी हम लोग बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, वैकेंस हो गया, वैकेंसी आ गया, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी आ गया, है ना। तो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी कब आता है? क्वेश्चन नंबर 35 यही है। तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल खत्म, वैकेंसी आ गया, या उन रिजाइन कर दिए, या उनको हटा दिया गया, या मृत्यु हो गई, या व्हेन द इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड। यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और सुप्रीम कोर्ट में विवाद गया, सुप्रीम कोर्ट बोली नहीं इलेक्शन में गड़बड़ है, तब राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद वेकेंट हो जाता है। तो 35 का सही ऑप्शन है डी। उपराष्ट्रपति का पद किन परिस्थितियों में रिक्त होता है?
5 साल के कार्यकाल के समाप्ति पर, इस्तीफा पे या हटाने से, मृत्यु से या चुनाव को शून्य घोषित करने पे। तो 35 का सही ऑप्शन है डी। इसको नोट्स में बना लीजिए बच्चों, सारा नोट्स एक आपके रजिस्टर पे होना चाहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर विवाद है, विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोली कि भैया चुनाव में गड़बड़ है, चुनाव को रद्द किया जाए। और ऐसे दिन में मान लीजिए 15 दिन, 1 महीना के लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपने पद पर बैठे हुए हैं, और 1 महीना बाद उनको मालूम चलता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो उनके इलेक्शन को शून्य, जीरो, वॉइड बना दी, तो क्या होगा? उनके द्वारा जो काम किया गया उसका क्या होगा? वो काम वैसे के वैसे ही रहेगा, वो जारी रहेगा, उसमें कोई टचिंग नहीं, कोई चेंजेस नहीं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। 36 में यही है। इफ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, व्हाट हैपेंस टू द एक्ट्स डन बाय हिम? दे कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। 36 का ए, यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा किए गए कृत्यों को क्या होता है? वो लागू रहता है। तो 36 का सही ऑप्शन है ए। कभी कभी ये बोला जाता है कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का पद या भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका पावर और फंक्शन लोकसभा के स्पीकर की तरह है। ऐसा कहा जाता है कभी कभी कि उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान है। किस स्थिति में बोली जाती है, कब बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 37, इन विच कैपेसिटी द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आर सिमिलर टू दोज ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा as an ex officio chairman of Rajya Sabha? When Vice President of India acts as the ex officio chairman of Rajya Sabha, his powers and functions are equal to the Speaker of the Lok Sabha. किस क्षमता में उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान है? राज्यसभा के पदेन सभापति के कारण। तो 37 का सही ऑप्शन है ए। 37 का सही ऑप्शन है ए। चलते हैं 38 पे। What is the maximum duration for a vice president to act as the president? उपराष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि क्या है? कभी कभी देखिएगा कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, या मृत्यु के कारण, या राष्ट्रपति को हेल्थ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, या राष्ट्रपति विदेश दौरे पे हैं, तो ऐसे स्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं, उनका कृत्य करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट कितने दिनों तक लगातार ये रह सकते हैं? मैक्सिमम 6 महीना, 6 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर अ वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट? 6 मंथ्स। उपराष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि कितनी है? 6 महीना। 38 का सही ऑप्शन है ए। 39, जो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट है, जो हम लोग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो रोल देखते हैं, उनका मॉडल देखते हैं, किससे लिया गया है या किस मॉडल से उतारा गया है? क्वेश्चन नंबर 39 वही है। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। भारतीय उपराष्ट्रपति का पद किस मॉडल पर आधारित है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के आधार पर। 39 का सही ऑप्शन है सी। व्हाट इज द सैलरी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? याद रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का कोई वेतन निर्धारित नहीं है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डजंट गेट एनीथिंग फॉर एज अ सैलरी, बट उनको राज्यसभा का पदेन सदस्य होने के कारण, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होने के कारण, उनकी सैलरी ₹4 लाख पर मंथ है। बाकी जो पर्स एंड अलाउंसेस अलग अलग। तो 40 का सही ऑप्शन है ए। 41, व्हाट इज द पेंशन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट? उपराष्ट्रपति के लिए पेंशन क्या है? जो भी उनको वेतन मिलता था या मिलता है, उसका 50%, 50% उनका पेंशन होगा। तो 41 का सही आंसर है ए, 50% ऑफ द सैलरी। उपराष्ट्रपति के लिए पेंशन क्या है? वेतन का 50%। 42 देखते हैं। अब ये सब जो है, ये आपका आर्टिकल 63 से लेके 71 तक, याद रखिएगा बच्चों, अनुच्छेद 63 से लेके अनुच्छेद 71 तक, आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल 71 तक वाइस प्रेसिडेंट के लिए निर्धारित है।
तो पहले इंग्लिश में बात करेंगे, फिर इंग्लिश हिंदी में करेंगे। आर्टिकल 63 कहता है देयर शुड बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ए का है 4, ठीक है। आर्टिकल 64 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 65 कहता है कि यदि there is a casual vacancy in the president office or during the absence of president, the vice president will act as the president of India। 65 आर्टिकल यही कहता है। 66 क्या कहता है कि the process of election of the vice president is given in आर्टिकल 66। तो 42 का सही ऑप्शन है ए। 42 का सही ऑप्शन है ए। चलिए अब हम लोग हिंदी में बात करते हैं। अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 65 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाए या उनके अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो 65 अनुच्छेद 65 यानी सी का सही ऑप्शन है 2। और 66 क्या कहता है उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। अनुच्छेद 66 कहता है, आर्टिकल 66 कहता है 42 का सही ऑप्शन है ए। 42 का सही ऑप्शन है ए। चलते हैं 43 पे। आर्टिकल 67 क्या कहता है। आर्टिकल 67 ये कहता है कि द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी फॉर 5 ईयर्स। 5 साल का टेन्योर होगा। ए का 5। आर्टिकल 68 क्या कहता है कि कब वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का इलेक्शन हो जाए और यदि वैकेंसी हो, यदि मान लीजिए कोई कैजुअल वैकेंसी हो तो कैसे कैसे उसको पूर्ति किया जाए। 69 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद द वाइस प्रेसिडेंट हैज टू टेक एन ओथ। तो 69 सी का 3। 70 क्या कहता है। 70 ये कहता है कि in other emergencies that is not enumerated, ऐसे स्थिति में under such conditions the vice president of India will act as the president of India or he will perform the president's function। तो 70 का सी का सही ऑप्शन है आपका 2। और 71 का जो है कि जो भी मैटर्स हो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से वो सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट को रेफर होगा। दिस इज गिवन इन आर्टिकल 71। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही ऑप्शन है आपका ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। पहले क्या था, शुरू में जब आपका संविधान बना था तो लोकसभा और राज्यसभा का एक ज्वाइंट मीटिंग होता था, एक संयुक्त बैठक होता था और उसी बैठक में फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाता था। बहुत लंबा चौड़ा ये प्रक्रिया होता था, बहुत कम्बरसम प्रोसेस होता था। अब इस प्रैक्टिस को ख़त्म कर दिया गया। क्वेश्चन 44 ये पूछ रहा है कि ये प्रैक्टिस को कब ख़त्म किया गया। क्वेश्चन 44 समझिए। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट द वाइस प्रेसिडेंट वुड बी इलेक्टेड बाय 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट assembled at a joint meeting. When this procedure ended in 1961 by 11th Amendment Act. 11th Amendment Act 1961 क्वेश्चन नंबर 44। मूल संविधान में यह प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा होगा। यह प्रक्रिया कब समाप्त हुई? 11वां संविधान संशोधन 1961 में। तो 44 का सही आंसर है डी। 44 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 45। Who among the following was elected as the Vice President of India for second term? कौन उपराष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए?
तो आंसर है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। 45 का सही ऑप्शन है ए। 45 का सही ऑप्शन है ए। हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस? कार्यालय में निधन होने वाले पहले भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? मैंने कहने का मतलब कार्यकाल में ही किस उपराष्ट्रपति का निधन हो गया? सही आंसर है कृष्णकांत। तो 46 का सही आंसर है बी। 46 का सही आंसर है बी। तो देखिए बच्चे, ये 46 क्वेश्चन से वाइस प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है हम लोग फुल्ली कंप्लीट कर चुके बीपीएससी लेवल पे। इससे ज़्यादा यदि कभी क्वेश्चन आता है उपराष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव पे, तो इससे ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा। यदि बारीकी से सही रूप से आप क्वेश्चन आप पीडीएफ में जो भेजे हैं उस पीडीएफ को क्वेश्चन पढ़े होंगे और फिर इसका डिस्कशन में पार्टिसिपेट किए होंगे, तो हमको नहीं लगता है किसी तरह का कोई परेशानी हो। बट इन केस यू हैव एनी डाउट, देन आई एम ऑलवेज ओपन फॉर द क्वेरीज टू सॉल्व योर क्वेरीज। व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको नोट्स भी भेज देंगे, फ़ोन पे बात भी कर लेंगे, हर एक तरीके से। तो मेहनत में कभी मत लाएं। और इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड एग्जाम्स।